हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस लेसन नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो अम्ल होते हैं उसके गुण क्या क्या होते हैं। उसके भी दो तरह के गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। फिर अम्लों के उपयोग क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे। बेस यानी क्षारक। क्षारक क्या होते हैं तो देखिए, स्वाद के आधार पर क्षारक वो पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। प्रकृति में जितनी चीज़ें पाई जाती हैं सबका स्वाद एक जैसा तो होता नहीं है। कुछ पदार्थ मीठे होते हैं, कुछ पदार्थ खट्टे होते हैं, कुछ पदार्थ कड़वे होते हैं। तो जो पदार्थ खट्टे होंगे उसको हम लोग अम्ल कहेंगे, और जिन पदार्थों के स्वाद जो होंगे कड़वे होंगे उनको हम लोग क्षारक कहेंगे। क्षारक को हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं। बेस इज अ सब्सटेंस विच इज बिटर इन टेस्ट, यानी वो पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है वैसे पदार्थ को हम लोग क्षारक कहते हैं। ये बात समझ आ गई। जैसे NaOH, इसका नाम है कास्टिक सोडा, या आप चाहें तो इसका नाम बता सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। KOH कास्टिक पोटास, इसका नाम कास्टिक सोडा और इसका नाम कास्टिक पोटास या पोटासियम हाइड्रोक्साइड। BaOH का होल ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे पदार्थ जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, इसलिए इन सारे पदार्थों को क्षारक कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। स्वाद के आधार पे क्षारक क्या होते हैं? जिनका स्वाद कड़वा होता है। ठीक है। उसके बाद आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस जो थे ये एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1884 ईस्वी में कई प्रयोग किए, और उस प्रयोग के आधार पर अम्ल और क्षारक दोनों की एक अलग परिभाषा दी। और उनके अनुसार क्षारक क्या पदार्थ होते हैं, कौन से पदार्थ होते हैं? आर्हेनियस के अनुसार क्षारक वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, इसके अलावे कोई और ऋण आयन नहीं देते हैं। जैसे ये कि वो पदार्थ जिसे हम लोग जल में घोले अगर, तो उसमें OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए NaOH है, ठीक है, इसको हमने जल में घोल दिया। इस तरह से NaOH को हमने क्या किया, एक बर्तन में रख के जल में घोल दिया। तो ये जो NaOH है, अगर ये क्षारक है तो जल में घुलने के बाद क्या होगा? Na प्लस देगा और OH माइनस देगा। OH माइनस के अलावे इस विलयन में कोई और ऋण आयन नहीं होगा, केवल OH माइनस आयन ही रहेगा, जिसका नाम है हाइड्रोक्सिल आयन। इसको हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। ठीक है। तो क्षारक क्या हो गए? क्षारक वो पदार्थ हो गए जिसके जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न होता है, या जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देता है। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। ठीक है। जैसे NaOH, ये जब जल में घुलेगा तो क्या क्या बनेगा? Na पर प्लस होगा और OH पर माइनस होगा। तो OH हमको मिला ना, इसलिए ये क्या हो गया? क्षारक हो गया, बेस हो गया। फिर NH4OH, ये जब जल में घुलेगा तो NH4 प्लस और OH माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से KOH, इसको जब हम लोग जल में घोलेंगे तो बनेगा K पे प्लस और OH पे माइनस। सारे ये जितने भी पदार्थ हमने लिखे हैं सब में आप देखिए OH माइनस OH माइनस OH माइनस मिल रहा है, यानी ये सारे पदार्थ क्या है? क्षारक हैं। अब जब हम लोग जल में घोलते हैं क्षारक को, तो OH माइनस आयन जो होता है वो जलीय विलयन में बाहर निकलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो OH माइनस आयन है ना, वह जल में घुल जाता है और कभी कभी नहीं घुलता है। आइए बात समझ में। कभी कभी क्या होता है कि वो जल में घुल जाता है और कभी कभी नहीं घुलता, उसी में मतलब रहता है। तो जो OH माइनस आयन है अगर जल में घुल गया, यानी OH माइनस आयन भी जलयोजित हो जाता है। जलयोजित का मतलब जल में घुल जाता है।
तो अगर OH माइनस आयन जल में घुल गया तो वैसे क्षारक को हम लोग क्षार कहते हैं, अल्कली। देखिए क्षारक और क्षार में अंतर है थोड़ा सा। ये सारे जो हैं क्षारक हैं, यानी इसके जल में अगर इसको हम लोग घोलेंगे तो जल में ही OH माइनस आयन उत्पन्न होगा। लेकिन उत्पन्न तो होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि OH माइनस आयन जल में पूरी तरीके से घुल जाता है और कभी कभी घुलता नहीं है। तो अगर OH माइनस आयन जल में बिल्कुल घुल गया तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्षार कहेंगे, और OH माइनस आयन अगर जल में बिल्कुल अच्छे से नहीं घुला तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्षारक कहेंगे। ठीक है, क्षार क्या है वही चीज़ यहाँ बताई गई है, अल्कली जिसको कहते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं, और जो जल में नहीं घुलनशील होते उसको हम लोग क्षारक कहते हैं। जैसे देखिए CaO, CuO, ZnO, ये सब भी क्षारक हैं, ये सारे क्षारक हैं, लेकिन इसको हम लोग क्षार नहीं कह सकते। क्षारक कह सकते हैं धातु के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, किसी भी धातु के ऑक्साइड्स, कैल्शियम धातु है, Cu धातु है, Zn धातु है, उसके साथ ऑक्सीजन अगर जुड़ गया तो ये धातु के ऑक्साइड पढ़े जाएंगे। और धातु के ऑक्साइड जो भी होते हैं वो सभी क्षारक होते हैं, लेकिन उसको क्षार नहीं कहते हैं। ये क्षारक हैं, ये भी क्षारक हैं, NaOH, KOH, NH4OH, NH4OH, ये भी क्षारक हैं। ये सारे के सारे क्षारक हैं, लेकिन क्षार केवल NaOH, KOH, NH4OH ये हैं। तो क्षारक ही क्षार कहलाते हैं जो जल में घुल जाते हैं। मतलब सभी क्षारक जल में घुलते नहीं हैं, जो जल में घुल गए उसको क्षार कहेंगे, और जो नहीं घुला वो क्षारक है। ठीक है ना, तो क्षारक ये भी हो गया, क्षारक ये भी हो गया, लेकिन ये जो है क्षार हैं और ये क्षार नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको ये जानना है कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, और जो नहीं घुलेंगे उसे हम लोग क्षारक कहेंगे। ठीक है, जैसे NaOH, KOH, NH4OH ये सभी क्षारक हैं, क्षारक नहीं क्षार हैं। अब क्षारक के गुण क्या होते हैं? जितने भी क्षारक होते हैं यानी जिनका स्वाद कड़वा होता है उनके गुण क्या क्या होते हैं? तो किसी भी पदार्थ के दो तरह के गुण पाए जाते हैं। ठीक है ना, इंसानों में भी दो तरह के गुण होते हैं। कोई इंसान खड़ा है अगर, तो दो तरह के गुण है उसके कि आप उसको, मतलब दो तरह के गुण, एक होता है रासायनिक गुण और एक होता है भौतिक गुण। भौतिक गुण जो केवल उस इंसान को आप ऊपर से देख रहे हैं और टच करके बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या गुण है। जैसे कोई इंसान है काफ़ी लंबा है, आप देख कर बता सकते हैं ना कि लंबा है, तो वो उसका भौतिक गुण हो गया। उसको आपको केवल देखना है और उसके गुणों के बारे में बताना है। कोई इंसान यहाँ खड़ा है तो उसके रासायनिक गुण को हम लोग इतनी आसानी से नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन भौतिक गुण आसानी से बता सकते हैं। इतना लंबा है, गोरा है, मोटा है, ये सारी चीज़ें उसके भौतिक गुण हो गए। लेकिन रासायनिक गुण क्या होंगे? उसके साथ आप रहेंगे और उसके जितनी भी आदतें हैं उसको जानेंगे, वो क्या करता है, कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, तो वो सारे जो गुण आप बताएंगे ना वो रासायनिक गुण होगा। उसी तरीके से किसी भी पदार्थ के दो गुण होते हैं, एक होता है भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। क्षारक के भी दो गुण हैं, एक रासायनिक गुण और एक भौतिक गुण। भौतिक गुण वो गुण होता है जो उस क्षारक को हम लोग देख कर बताएंगे कि वो उसका रंग क्या है, उसका आकार क्या है, किस तरह से दिख रहा है वो, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी उसकी भौतिक गुण होंगी। लेकिन रासायनिक गुण क्या होगा? वो धातु के साथ किस तरह अभिक्रिया करता है, अधातु के साथ किस तरह अभिक्रिया करता है, जल में घुलता है कि नहीं घुलता है, जो इंडिकेटर्स होते हैं, सूचक होते हैं, उनके साथ किस तरह अभिक्रिया करता है, तो ये सारी बातों के बारे में हम लोग बताएंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे रासायनिक गुण। ठीक है, तो अब हमको क्षारक के भौतिक और रासायनिक गुणों का ही अध्ययन करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो क्षारक होते हैं उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होते हैं, या ये कहा जाए कि जो क्षारक होते हैं उनके गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि क्षारक के भौतिक गुण कौन कौन से हैं।
तो क्षारक के भौतिक गुण क्या क्या है? पहला तो यही है कि क्षारक जो होते हैं स्वाद में कड़वा होते हैं। दूसरा, क्षारक साबुन की तरह चिकने होते हैं, उसको आप टच करेंगे ना तो हाथ फिसल जाएगा, स्लिपरी जिसको कहते हैं। तीसरा, क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है। लिटमस पेपर या लिटमस पत्र जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है लाल और एक होता है नीला। तो जो क्षारक होते हैं ना वो लाल लिटमस पेपर को नीला बना देते हैं, और जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल बना देते हैं। ठीक है। चौथा क्या है? क्षारक जो होते हैं कॉरेसिव इन नेचर होते हैं, मतलब क्षारक जब आपके त्वचा पे पड़ेंगे ना तो त्वचा पे फफोले पड़ जाते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना छाले पड़ जाते हैं, झलका पड़ जाता है, उस तरह का हो जाता है। और जितने भी क्षारक होते हैं ना उनका पीएच मान 7 से कम होता है, इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है, लेकिन जो क्षारक होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और जो उदासीन पदार्थ होते हैं उनका पीएच मान 7 होता है। तो ये तो भौतिक गुण थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्षारक के जो रासायनिक गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो पहला तो यही है कि जो क्षारक होते हैं उनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। यानी मान लीजिए NaOH है या KOH है, उसको हम लोग जल में घोल देंगे तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, यानी वो लाइन मारता है। ठीक है। दूसरा है अम्ल के साथ अभिक्रिया। कोई भी क्षारक जब होता है ना अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो वही हम लोग लिखेंगे कि जो क्षारक होते हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ठीक है। तो क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल के साथ, तो अम्ल आप जानते हैं H2SO4, HNO3, HCl, ये सारे अम्ल हैं। तो हम लोग एक अम्ल लेंगे और एक क्षारक लेंगे, दोनों के बीच आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl पहले यहाँ पे लिख लिया जाए, जैसे अम्ल प्लस क्षारक गिव्स आउट, यानी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल। अब इसका रिएक्शन आपको लिखना है, एक अम्ल का सूत्र लिख देना है, एक क्षारक का सूत्र लिख देना है, लवण का सूत्र लिख देना है और जल का। तो देखिए कैसे लिखोगे। अम्ल की जगह पे हमने HCl ले लिया, इसकी जगह पे आप H2SO4, HNO3 कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि वो सारे भी अम्ल ही हैं। ठीक है। प्लस क्षारक की जगह पे हमने NaOH ले लिया। ठीक है। अब लवण और जल बनेगा तो आपको कैसे पता कि क्या चीज बनेगा? जब ये दोनों के बीच आपस में अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, ये कैसे आप जानेंगे? तो इसके लिए एक बहुत ही सरल तरीका है, आप ना अपने मन में डिसाइड कर लीजिए, इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए। ये हमेशा सही तो नहीं हो पाता है, लेकिन इस तरह की अभिक्रिया में अक्सर ये सही हो जाता है। ठीक है। तो इसको आप 2 पार्ट में बांट दीजिए। एक हमने H1 कर दिया और इस Cl को दूसरा पार्ट बना दिया। ठीक है। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि ये सारे रिएक्शन के लिए सही है, बट जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होते हैं छोटे छोटे, उनमें अक्सर ये सही हो जाता है। ठीक है। इसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया अलग अलग। उसी तरह इसको भी 2 पार्ट में कर देंगे। Na को हमने पहला पार्ट कर दिया और OH को हमने दूसरा पार्ट कर दिया। ठीक है। जब दोनों के बीच अभिक्रिया होती है, उत्पाद बनता है, तो इसका फर्स्ट पार्ट इसके सेकेंड पार्ट से रिएक्शन करता है
और इसका सेकेंड पार्ट इसके फर्स्ट पार्ट से रिएक्शन करता है। तो अब ये नहीं ज़रूरी है किसी को फर्स्ट और इसी को सेकंड कहें, आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड कह सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जिसको कहा है फर्स्ट सेकंड आप उसी को कहेंगे, किसी को भी कह सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है एच ही है इसका फर्स्ट पार्ट, ये इसके सेकंड वाले से रिएक्शन करेगा, यानी OH से। अरे बात समझ में? तो H और OH ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। देखिए H पे हमेशा प्लस चार्ज होता है, OH पे हमेशा माइनस चार्ज होता है, और ये दोनों मिलते हैं तो H2O बनता है। अरे बात समझ में? तो यहाँ पे जल की जगह हम लोग लिखेंगे H2O, ये तो बन गया प्लस। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट इसके फर्स्ट पार्ट से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ Na है और यहाँ पे Cl है, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा ना। अरे बात समझ में? तो यही जो है लवण है और यह जो है जल है। इसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब कोई भी अम्ल जब किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला गुण है क्षारक का, कि क्षारक जो होते हैं अम्लों के साथ किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? अब आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि जो क्षारक होते हैं उसका दूसरा रासायनिक गुण क्या है। तो दूसरा रासायनिक गुण ये है कि जो क्षारक होते हैं वो जब किसी धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो होता है बनता है, यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको लिखनी है यहाँ पे। धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। जो क्षारक होते हैं वो जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? ठीक है, इसको हम लिखेंगे क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया कर सभी धातुओं के साथ नहीं, जो कुछ अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं उन्हीं के साथ। धातु के साथ अभिक्रिया कर धातु के साथ अभिक्रिया कर धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक रिएक्शन को हम लोग लिखेंगे, जैसे देखिए जैसे 2NaOH प्लस Zn इज इक्वल टू Na2ZnO2 प्लस H2। ये हमारा जो है एक क्षारक है, यह जो है धातु है, और यह धातु का ऑक्साइड यानी धातु का लवण भी आप कह सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो यह जो है क्षारक का दूसरा रासायनिक गुण है। तीसरा रासायनिक गुण क्या होगा? तीसरा होगा अधातु के साथ अभिक्रिया। अधातु के साथ अभिक्रिया, अधातु के साथ किस तरह की अभिक्रिया करता है? धातु का लवण या धातु का ऑक्साइड भी आप लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अधातु के साथ जो क्षारक होते हैं वो किस तरह से अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए
अधातु के साथ क्षारक अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं ठीक है। जैसे में देखिए लिखेंगे हम लोग क्षारक प्लस अधातु के ऑक्साइड, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, अधातु के ऑक्साइड यहाँ पे लिखोगे, अधातु के ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्साइड मतलब अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, अधातु के साथ क्षारक अभिक्रिया अधातु के ऑक्साइड, देखिए यहाँ पे छुटा हुआ है, सही कर लीजिएगा आप लोग, अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्षारक जो होते हैं लवण और जल बनाते हैं। तो क्षारक लिखेंगे, फिर अधातु का ऑक्साइड जब ये दोनों आपस में विक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा, लवण और जल, ठीक है। अब इनके लिए एक रिएक्शन लिखेंगे, जैसे किसी क्षारक का, किसी अधातु का ऑक्साइड और लवण और जल। तो हम लोग क्षारक में ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, ये भी एक क्षारक है। क्षारक क्यों है, क्योंकि इसमें OH दिख रहा है, ठीक है। अधातु का ऑक्साइड CO2, C जो है कार्बन, वह एक अधातु है, और वो जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया हुआ है तो अधातु का ऑक्साइड बन गया। लेकिन वही CuO अगर लिखेंगे ना तो वो धातु का ऑक्साइड हो जाएगा, और यह जो है अधातु का ऑक्साइड है। इसके साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है CaCO3 प्लस जल, जल के लिए H2O, ठीक है। तो यह जो है ना एक लवण है, CaCO3 जो है एक लवण है, और यह तो जल है, तो यह भी जो क्षारक है उसका रासायनिक गुण है, अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ये हेडिंग है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हो गया, चौथा रासायनिक गुण आप चाहे तो लिख सकते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं, सभी क्षारक का pH मान 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। हालांकि ये रासायनिक गुण में नहीं आता है, लेकिन एक याद आ गया तो हमने बता दिया। ये भी आप हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी क्षारक होते हैं उनका pH मान जो होता है वो हमेशा 7 से अधिक होता है, अम्लों का pH मान हमेशा 7 से कम होता है, और जो उदासीन पदार्थ होते हैं उनका pH मान 7 के बराबर होता है। तो ये 3 जो थे रासायनिक गुण थे, और 4 हमने उसके भौतिक गुण देखा। तो इस तरह से जो क्षारक के भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो आपके कंप्लीट हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। वीडियो के अंदर जो भी कमियां हो उसे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं।